बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरो लैंड की तलाश। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। इमरान सीरीज़। ऐसी भयानक गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी थी। कम से कम जूलिया को तो याद नहीं थी कि कई साल कई दिनों तक मुसलसल हब्स रहा हो। बस 2-4 घंटों को हब्स होता और फिर समुंदर की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं उन चंद घंटों की कोफ्त दूर करने लगती। लेकिन इस बार तो क़यामत टूट पड़ी थी। शहर में गर्मी की वजह से अब तक कई अमवात हो चुकी थीं। जूलियाना फिट्ज़वाटर ज़्यादातर वक्त अपनी एयर कंडीशन्ड ख्वाबगाह में गुजारने लगी थी। इस वक्त भी लंच करने के बाद सीधी यहीं चली आई थी। मौसम की सख्ती ने उसकी सेहत को भी किसी कदर मुतासिर किया था। जहन पर हर वक्त गनूदगी सी मुसल्लत रहती थी। किसी काम में दिल नहीं लगता था। साइको मेंशन भी नहीं जाती थी। कभी कभी अपने साथियों पर गुस्सा आता कि किसी ने फ़ोन पर भी ये मालूम करने की कोशिश नहीं की थी कि वो किस हाल में है। इमरान का तो करीबन 15 दिन से पता तक नहीं था कि वो कहाँ है। इस दौरान में कई बार उसके फ्लैट से भी मालूम करने की कोशिश की थी, लेकिन उधर से हमेशा लाइल्मी ही का इजहार हुआ था। बहरहाल उसे ऐसा ही महसूस होता था जैसे इस भरे पूरे शहर में तन्हा रह गई हो। इस वक्त भी उसके जहन पर यही तासुर तारी था और वो ऊँघ रही थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी और वो चौंक पड़ी। कोई और मौका होता तो इस सरवर अंगेज कनूदगी में खलल पड़ने पर वो चरागपा हो जाती, लेकिन इस वक्त तो घंटी की ये आवाज़ मोनसिर तन्हाई लगी थी। हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल से फ़ोन का रिसीवर उठाया और बड़ी मुतरन्नम आवाज़ में हेलो कहकर आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर बौखलाकर उठ बैठी, क्योंकि एक्स2 की आवाज़ ने गोया समात पर आरे चला दिए थे। यस सर। क्या कर रही हो? बस यूं ही। इन नालायकों की सोबत में शायद तुम्हें भी कैलूले की आदत पड़ गई है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। खैर सुनो, तुम्हें आज शाम 7 बजे वाली फ्लाइट से सरदारगढ़ जाना है। सरदारगढ़? हाँ, पूरी बात सुनो। एक्स2 गुर्राया और जूलिया के कान झनझना उठे। यस सर, मैं सुन रही हूँ। जूलिया चहकती हुई सी आवाज में बोली। क्या अभी तक सो रही थी? नहीं जनाब। सदागढ़ के नाम पर खुशी हुई होगी। हिल स्टेशन है ना, यहाँ की गर्मी से निजात मिल जाएगी। गर्म तरीन मकाम पर भी भेजी जा सकती हूँ, जूलिया ने मुर्दा सी आवाज में कहा। तुम मिसेस चमरान की हैसियत से सफ़र करोगी। कागजात 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। जो कागजात पहुँचाएगा उसी से उस सफ़र की तफसील भी मालूम हो जाएगी। बहुत बेहतर जनाब। इट्स ऑल के साथ ही राब्ता मुनक़ता होने की आवाज़ आई और जूलिया ने तवील सांस लेकर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। सरदारगढ़, थैंक गॉड तुझे मुझ पर रहम आ ही गया, वरना इस शहर की गर्मी और घुटन मेरा खात्मा ही कर देती। लेकिन ये मिसेस चिमरान, फिर मिस्टर चिमरान भी होगा कोई, वरना मिसेस होने का सवाल ही ना पैदा होता। क्या इमरान ने कोई नया घुल के लाया है? चिमरान और इमरान की सूती कैफियत यकसा है। अगर इस किस्म का कोई ड्रामा है तो फिर इस बार इमरान भी क्या याद करेगा। और फिर वो ऊँघ गई और फिर ज़रा ही सी देर में ऐसी गहरी नींद आई जैसे उसकी परेशानियों का वाज़े हल दस्तयाब हो गया हो। दोबारा भी घंटी ही की आवाज़ से नींद का सिलसिला टूटा था, लेकिन ये फ़ोन की घंटी नहीं थी। कोई बाहर से कॉल बेल का बटन दबा रहा था। उसने घड़ी देखी, ठीक 4 बजे थे। उसे याद आ गया कि एक्स2 ने किसी को भेजा होगा। वो जल्दी से उठी, स्लीपिंग गाउन पहना और ख्वाबगाह से निकलकर सदर दरवाजे की जानिब बढ़ी। आने वाला सफदर था। जूलिया उसे अंदर आने का रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गई और सफदर बोला, शायद मैं तुम्हारे आराम में मुखल हुआ हूँ। फिक्र ना करो, आओ। वो उसे सिटिंग रूम में ले आई और बोली, चीफ से पहले ही इत्तला मिल चुकी है, इसलिए हशाश बिशाश नजर आ रही हो, वरना इस तरह जगाए जाना पसंद ना करती। ठीक है, मैंने भी कब कहा कि हर वक्त शराफत के मूड में रहती हूँ। बैठो, लेकिन किस्सा क्या है? जूलिया ने पूछा। सफदर ने बैठकर ब्रीफ केस जानुओं पर रख लिया और उसे खोलता हुआ बोला, मादाम लेसी मातेफ शिमरा के कागजात हैं। पासपोर्ट पर तुम्हारी तस्वीर है और पासपोर्ट फ्रांसीसी हुकूमत का जारी करदा है। वीज़े पर यहाँ पहुँचने की तारीख दर्ज है और तुम पेरिस से आई हो। चीफ ने मिसेस चिमरान कहा था। हो सकता है चीफ को फ्रांसीसी ना आती हो। इंग्लिश में तो चिमरान ही पढ़ा जाएगा।
वैसे है शिमरान। मैं समझी थी शायद इमरान का कोई चक्कर है। चिमरान, ब्रोजन इमरान। वाह, तो ये शख्स शिमरा है, तुम्हारा शौहर है, कई साल से यहाँ मुकीम है। तुमसे झगड़ा था इसलिए तुम पेरिस में रहती थी। अब मसालिहत हो गई है, लिहाजा तुम भी यहीं आ गई हो। मैं पूछ रही हूँ आखिर ये शिमरा क्या बला है? बला नहीं, शौहर है, मादाम लेसी मातीफ का। और मैं लेसी मातीफ का रोल अदा करूंगी, जाहिर है। और वो मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर लेगा? ना करे तो वल दर्जे का अहमक कहलाएगा। क्या मतलब? अगर कोई तुमसे जैसी औरत मुझसे आकर कहे कि वो मेरी बीवी है, तो मैं बसरो चशम तस्लीम कर लूंगा। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? वो आंखें निकालकर गुर्राई। हकीकत अर्ज कर रहा हूँ मादाम शिमरा। अच्छा अच्छा, पूरी बात बताओ, वो रुखाई से बोली। सरदारगढ़ के ग्रैंड होटल में उसने तुम्हारे लिए कमरा मखसूस कराया है। या तो वो वहीं तुम्हारा मुंतजिर होगा, या बाद में आकर तुमसे वहीं मिलेगा। बस तुम ग्रैंड होटल पहुंच कर काउंटर पर अपना नाम बताओगी और तुम्हें इस कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। अगर कोई तुम्हारे कागजात देखना चाहे तो दिखा देना। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ। जूलिया झिंझिलाई। जितना मुझसे कहा गया है अर्ज कर चुका हूँ, मिसेस चिमरान। और मुझे तन्हा जाना होगा? मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। इसी लिफाफे में जहाज का टिकट भी मौजूद है। चूंकि जहाज सामान्य सफर के बारे में कोई वजाहत नहीं की गई, इसलिए खालिस दूध के लिए तुम अपनी भैंस भी साथ ले जा सकती हो। मजाक के मूड में नहीं हूं मैं, जूलिया बोली। मतलब ये था कि सामान्य सफर का इंतखाब तुमने खुद करना है, सफदर बोला। फिर बात खत्म हो गई थी और सफदर रुखसत हो गया। जूलिया ने एक्स2 के फोन के नंबर डायल किए, लेकिन ऐसा लगा जैसे लाइन ही डेड हो गई हो। झिलझिलाकर रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। रवानगी की तैयारी करनी थी। जल्दी जल्दी जरूरी सामान समेटा और खुद पर झिंझिलाती रही कि आखिर वो मकामी औरतों की तरह की क्यों होती जा रही है। इसकी फिक्र क्यों है कि सरदारगढ़ पहुंचकर क्या होगा? देखा जाएगा जो कुछ होगा। हो सकता है ये चिमरान या शिमरा इमरान ही हो। अगर ऐसा हुआ तो खासी तफरीह रहेगी। वो भी क्या याद करेगा। एक टैक्सी तलब करके एयरपोर्ट पहुंची। ख्याल था मुमकिन है कि साथियों में से कोई एयरपोर्ट पर मिल जाए, लेकिन ऐसा भी ना हुआ। तैयारे में अपनी सीट पर बैठ जाने के बाद भी वो सोच रही थी कि शायद यहीं कोई मौजूद हो, लेकिन लग्जरी क्लास में तो कोई ना दिखाई दिया। ओह, जहन्नम में जाए। वो शानों को जुम्बिश देकर आहिस्ता से बड़बड़ाई। गर्मी और हब से तो निजात मिल जाएगी। जी, क्या फरमाया? बराबर की सीट पर बैठा हुआ बूढ़ा आदमी चौंक कर बोला। आप खैरियत से तो है ना? जूलिया ने जलकर पूछा। क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? बूढ़े ने हैरत से कहा। मकामी ही आदमी था, लेकिन रख रखाव वाला और नफासत पसंद मालूम होता था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं हर बूढ़े आदमी को अपना बाप समझती हूँ, ख्वाह वो किसी रंग या नस्ल से ताल्लुक रखता हो। अब मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। खैर खैर, कहाँ से आई हो? फ्रांस से। वहीं की बाशिंदा हो? जी हाँ। क्या वहाँ अब भी आर्सीन लोपेन के नाम नावल उसी ज़ौक़ शौक़ से पढ़े जाते हैं? पता नहीं, मुझे किस्से कहानियों से कभी दिलचस्पी नहीं रही। तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती, फ्रांस में साहिब जायदाद हूँ। यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम किसी अखबार में इंटरव्यू लेने का काम करते हो? यही समझ लो। तब तो मुझे अपनी जबान बंद रखनी चाहिए, जूलिया बोली। ओहो, तो क्या तुम फ्रांस की कोई अहम शख्सियत हो? बूढ़ा अचानक बोला। जूलिया ने कोई जवाब देने की बजाय दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और बूढ़े ने जल्दी से कहा, मैं सरदारगढ़ की एक अहम शख्सियत हूँ। ओह अच्छा, जूलिया सद लहजे में बोली। तुम सरदारगढ़ क्यों जा रही हो? अपने शौहर के पास जा रही हूँ। ओहो, क्या नाम है शौहर का? शायद मैं जानता हूँ। मिस्टर चिमरान। ओह, तो तुम भी उस बेचारे को चिमरान ही कहती हो? हालांकि मैं शिमरा कहती हूँ। मैंने सुना है कि मकामी लोग उसके नाम का तलफ़ुज़ अंग्रेजी में करते हैं। क्या तुम उसे जानते हो? क्यों नहीं, करीबन 10 साल से वो सरदारगढ़ में मुकीम है। लेकिन अब तुम अचानक क्यों आ गई हो? बेचारा 10 साल से तन्हाई की जिंदगी गुजारता रहा है। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो फ्रांस ही में काम करे, लेकिन उसे हमारे मुल्क से मोहब्बत है। उसने सरदारगढ़ में बहुतेरे फलाही काम किए हैं। मकामी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और वो भी सरदारगढ़ की एक अहम शख्सियत बन गया है। जूलिया के सारे जोशो खरोश पर ओस पड़ गई। तो वो इमरान नहीं मालूम होता? पता नहीं कौन है। चिमरान को वो इमरान ही का कोई शगुफा समझी थी, लेकिन इस बूढ़े की गुफ्तगू ने एक बार फिर उसके जहन को इधर उधर भटकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वो बूढ़े से इसके सिलसिले में मजीद पूछगछ नहीं कर सकती थी।
मुझे सरदार अमान कहते हैं। तुम अपने शौहर से मेरा जिक्र करना, वो मुझे पहचान जाएगा। ज़रूर करूँगी। पिछले दिनों मैंने सुना था कि वो कुछ अलील है। मैं अयादत को नहीं जा सका। पहली फुर्सत में आऊँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। जूलिया मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम लेसी है। तुम भी अब यहीं रह जाओ। वापस मत जाना। बूढ़ा बोला, हालात पर मुनहसर है। सरदारगढ़ तुम्हें पसंद आएगा। मैं उसे छोटा स्विट्जरलैंड कहता हूँ। मेरा शौहर भी उसकी तारीफें लिखता रहता है। जूलिया बोली, शिमला का ख्याल है कि मशरिक सुकून का घर है। अब देखूंगी तो मालूम होगा। दफतन जहाज के टेक ऑफ करने का ऐलान हुआ और हिफाजती पट्टियां कस लेने की दरख्वास्त की गई। थोड़ी देर बाद वो खासी बुलंदी पर प्रवास कर रहे थे। जूलिया बोर हो रही थी और सरदार अमान ऊँघ रहा था। वो मुसलसल सोचे जा रही थी। अगर 10 साल से वो सरदारगढ़ में मुकीम है, तो इसका कोई घर भी होगा। होटल में तो ना रहता होगा। फिर ग्रैंड होटल के किसी कमरे में मुलाकात की क्यों ठहरी थी। इसका दिल चाहा कि वो इस मसले पर सरदार अमान से तबादला ख्याल करे। उसने कनखियों से देखा। सरदार अमान की आंखें बंद थीं और वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। शायद सो ही गया था। जूलिया ने अपने हैंड बैग से एक किताब निकाली और इसकी वर्कगर्दानी करने लगी। सरदारगढ़ पहुंचने तक बूढ़ा सोता ही रहा। उस वक्त भी ना उठा जब जहाज की लैंडिंग के लिए हिफाजती पट्टियां कस लेने को कहा जा रहा था। जूलिया ने उसका शाना पकड़कर हिलाया। क्या हुआ? वो बौखलाकर उर्दू में बोला। फिर किसी तरह होश बहाल होने पर अंग्रेजी में पूछा, क्या कह रही हो? पट्टियां कस लो। जहाज लैंड करने के लिए चक्कर लगा रहा है। ओह अच्छा, शुक्रिया। मैं गहरी नींद सोया था। फ्लाइट के दौरान में मेरी आदत बन गई है। जहाज से उतरने के बाद भी सरदार अमान उसके साथ ही रहा। शिमला नहीं लेने आया होगा? उसने पूछा। मैंने यहाँ पहुँचने की तारीख से उसे मुतला नहीं किया था। मेरी आदत है कि मैं कहीं पहुँचने से पहले किसी को मुतला नहीं करती, और मेरी इस आदत को मद्देनज़र रखते हुए उसने मुझे लिखा था कि जब भी आओ, यहाँ के ग्रैंड होटल पहुँच जाऊँ। उसने वहाँ कमरा मखसूस करा दिया है। बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं तुम्हें बराह रास्त उसकी कैमगाह तक पहुँचा सकता हूँ। ओह नहीं, शुक्रिया। कोई दुश्वारी ना होगी? बाहर मेरी गाड़ी मौजूद है। नहीं, मैं चाहती हूँ कि खुद ग्रैंड होटल आकर मुझे अपने साथ ले जाए। अच्छी बात है, तो फिर मैं तुम्हें ग्रैंड होटल तक पहुँचा देता हूँ। मैं शुक्रगुजार होंगी। ओह कोई बात नहीं। एक एयर कंडीशन मर्सिडीज कार बाहर मौजूद थी। बावर्दी शोफर ने बूढ़े को सलाम करके दरवाज़ा खोला। उन दोनों के बैठ जाने के बाद जूलिया के सूटकेस डिग्गी में रख दिए गए। ग्रैंड होटल की तरफ चलो, सरदार अमान ने शोफर से कहा, और गाड़ी हरकत में आ गई। बात समझ में नहीं आई। शिमला तुम्हें घर का पता भी लिख सकता था, आखिर ग्रैंड होटल क्यों? बूढ़े ने थोड़ी देर बाद कहा, हो सकता है कि अपने इस शौक को पूरा करना चाहता हो कि खुद मुझे कहीं और रिसीव करके अपने साथ घर ले जाए। हाँ, ये हो सकता है। फितरतन नाजुक ख्याल भी है। बहुत ही अजीब आदमी है। आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ। जूलिया कुछ ना बोली। फिर वो ग्रैंड होटल भी पहुंच गए। सरदार अमान जूलिया के साथ उतरकर होटल के काउंटर तक आया। जैसे ही शिमला का हवाला दिया गया, काउंटर क्लर्क कुछ बेचैन सा नजर आने लगा और इसने बिल कैप्टन से कहा कि वो उन्हें मैनेजर के कमरे में ले जाए। ये मसला भी तय हो गया और जूलिया ने महसूस किया कि मैनेजर काउंटर क्लर्क से भी ज़्यादा बदहवास नजर आने लगा है। खातून, मुझे बेहद अफसोस है। वो भराई हुई आवाज़ में बोला। मौसी और शिमला कल 1:15 पर रहलत कर गए। नहीं, जूलिया दीवानगी के से अंदाज में चीखी और खुद भी अपनी इस बेसाख्ता अदाकारी पर मुतहैयर रह गई। दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और सरदार अमान ने गुस्सीले लहजे में मैनेजर से कहा, तुम्हें इस तरह ये खबर नहीं सुनानी चाहिए थी। फिर वो जूलिया का शाना थपक थपक कर तशफ़ी आमेज जुमले अदा करने लगा। मुझे अफसोस है सरदार साहब, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैनेजर ने कहा, खैर खैर, लेकिन अब क्या करना है? मैं क्या अर्ज करूँ जनाब? वो दोनों उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे। जूलिया दोनों हाथों में चेहरा छुपाए सिसकियां लेती रही। लाश कहाँ है? आखिरी रसूम के लिए चर्च पहुंचा दी गई है। मादाम का इंतजार था। कोठी पर कौन है? सेक्रेटरी और 3 मुलाजिमीन। तो फिर इसे घर ही जाना चाहिए। इत्तेफाक से जहाज पर मुलाकात हुई और तारुफ भी हो गया, वरना कितनी परेशानी में पड़ती बेचारी। सरदार अमान फिर जूलिया की तरफ मुतवज्जा हो गया। सब्र करो अच्छी बच्ची, अब सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा। अब मैं यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानती। जूलिया सिसकियां लेती हुई बोली। तुम्हारे सिलसिले में मुझे अपने फ़राइज़ का पूरा पूरा एहसास है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। वो बाहर निकले ही थे कि मैनेजर तेज तेज कदमों से चलता हुआ उनके करीब आ रुका और किसी कदर हाँफता हुआ बोला, माफ़ी चाहता हूँ सरदार साहब,
मुझे सही तौर पर इल्म नहीं था। लाश अभी अस्पताल के सतखाने ही में है। चर्च नहीं भिजवाई गई। शुक्रिया, हम देखेंगे। सरदार अमान ने कहा और जूलिया को गाड़ी में बिठाने लगा। फिर गाड़ी के हरकत में आ जाने के बाद उसने लाश के बारे में जूलिया को बताया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। काश मैं शिमला का कहना मान लिया होता, उसके साथ ही रहती। खुदावंद, वो कैसी बेबसी के आलम में दुनिया से रुखसत हुआ होगा। खामोश होकर वो फिर सिसकियां लेने लगी। लेकिन दिल ही दिल में एक्स2 की जो दुर्गत बना रही थी, उसे इसके कानों तक कभी ना पहुंचा सकती। सरदार अमान उसे बराबर तसल्लियां दिए जा रहा था। वो जदीद तर्ज की एक कुशादा इमारत थी, जिसके अतराफ में बड़े सलीके से एक बाग तरतीब दिया गया था। शिमरा की सेक्रेटरी, जो गंदुमी रंगत वाली एक मकामी ईसाई लड़की थी, बादीदा पूर्णम जूलिया से मिली। तीनों मुलाजिमीन भी देसी ही थे। जूलिया सिटिंग रूम में बैठी रही। सरदार अमान सुबह को आने का वादा करके चला गया था और अपने फ़ोन नंबर भी उसे दे गया था कि अगर सुबह से पहले ही कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो वो बेतकल्लुफ़ी से उसे कॉल कर ले। जूलिया दिल ही दिल में हंस रही थी कि शौहर की शक्ल देखने से पहले ही बेवा हो चली है। एक्स2 अगर उसे असल मामले से आगाह कर देता तो ज़्यादा बेहतर था। पता नहीं लाइल्मी में कहाँ लर्जिश हो जाए और उसके क्या नतीजे निकले। अब यही एक दुश्वारी थी कि पहले कभी अचानक बेवा हो जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। वो सोच रही थी कि पता नहीं उसकी शक्ल बेवाओं जैसी लग भी रही है या नहीं। अब हम लोगों के लिए क्या हुक्म है मादाम? दफतन शिमला की सेक्रेटरी मैरिया ने पूछा। कुछ भी नहीं, सब कुछ बदस्तूर कायम रहेगा, या फिर शिमला के वसीयत नामे के मुताबिक अमल किया जाएगा। इसके कानूनी मुशीर को मुतला कर दो कि मैं पहुंच गई हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, मैरिया बोली। इस वक्त इत्तला देना मुनासिब नहीं। खैर, सुबह पर रखो। अब आराम कीजिए। मैंने आपकी ख्वाबगाह अपने तौर पर ठीक की थी। अब जो आप तब्दीली चाहेंगी कर दी जाएगी। जूलिया उसकी बात उड़ाकर बोली। क्या वो बहुत बीमार था? अदालत का सिलसिला 6 माह से चल रहा था, मैरिया बोली। लेकिन यकीन करो, उसने मुझे कभी नहीं लिखा कि वो बीमार भी है। बस उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास पहुंच जाऊं, ख्वाह चंद ही दिनों के लिए आ सकूं। मोसी और शिमरा बहुत अच्छे थे मादाम। दूसरों के जहनों पर किसी किस्म का भी दबाव डालना पसंद नहीं करते थे। हाँ, वो बहुत अच्छा था, जूलिया गुलूगीर आवाज में बोली। काश मैं इतनी जिद्दी ना होती। आखिरी वक्त भी उन्होंने आप ही की बातें की थी, मैरिया बोली। ओह, जूलिया ने रुमाल से चेहरा ढांप लिया और बेआवाज हंसने लगी। बेचारी मैरिया यही समझी होगी कि आवाज को काबू में रखने की कोशिश की बिना पर जिस्म को झटके लग रहे हैं। सब्र कीजिए मादाम, वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। मेरे बारे में क्या बातें करता था? उसने थोड़ी देर बाद घुटी घुटी सी आवाज में पूछा। यही कि आप दिल की बुरी नहीं हैं, बल्कि अपने मरहूम बाप की वसीयत का पास कर रही हैं, जिनकी ख्वाहिश थी कि आप अपने आबाई मकान को कभी खैर बात ना कहें। ये ठीक है, जूलिया सर हिलाकर बोली। कभी कभी अफसोस करते थे कि खुद उन्होंने फ्रांस छोड़ने का फैसला करके गलती की, लेकिन वो अपने हमवतनों से दिल बर्दाश्ता हो गए थे। आह, अब ये बात मेरी समझ में आ रही है। काश मैंने उसकी जिंदगी ही में उसे समझने की कोशिश की होती। जूलिया सिसक कर रह गई। वैसे उसका दिल चाह रहा था कि जोर से एक कहकहा लगाए। ये सब कुछ उसके लिए था जिसकी शक्ल भी उसने कभी नहीं देखी थी। मोसी और शिमरा बहुत अच्छे थे, मैरिया बोली। लेकिन उसके बावजूद भी वो जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गई। क्या कहना चाहती हो? जूलिया संभल कर बैठ गई। उसके बावजूद भी कुछ लोग उनके दुश्मन थे। उन्होंने कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं की थी। आम आदमियों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ करते रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी से झगड़ा करते नहीं देखा। बेहद नरम दिल और मीठी जबान रखते थे। फिर भी कुछ लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। जूलिया मजीद चौकन्नी हो गई। कुछ लोग परेशान कर रहे थे? जूलिया ने हैरत से दोहराया। जी हाँ मादाम, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी बीवी के यहाँ पहुँचने से पहले ही मर जाऊँ तो मकान में किसी को दाखिल ना होने देना। बड़ी अजीब बात है। ये 3 मुलाजिम जिनसे आप कुछ देर पहले मिल चुकी हैं, रिटायर्ड फौजी और बहुत अच्छे निशानेबाज हैं। मोसी शिमरा ने उनकी खिदमत इसलिए हासिल की थी कि वो मकान की अच्छी तरह निगरानी कर सकें, मैरिया बोली। खुदा की पनाह, तो क्या ऐसी दुश्मनियां थी और इसे पुलिस से मदद नहीं ली? जूलिया ने कहा। नहीं मादाम, मुझे भी इस पर हैरत थी। हैरत की कोई बात नहीं, जूलिया संभल कर बोली। वो ऐसा ही था, अपने मामलात खुद निपटाता था, ख्वाह हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। खैर, हाँ, तो क्या तुम मुस्तकिल तौर पर यहीं रहती हो? नहीं मादाम, लेकिन जब मोसी शिमरा अस्पताल मुंतकिल हो गए थे तो रहना ही पड़ा था।
उन्होंने मुझ पर घर की देखभाल की जिम्मेदारी भी डाल दी थी। वो इतने अच्छे इंसान थे कि मैं उनके लिए हर कुर्बानी दे सकती थी। लेकिन आप इसका कोई गलत मतलब ना लीजिएगा मादाम। उन्होंने मुझे इतनी शफ़क़त दी थी कि मेरा बाप भी ना दे सकता था। वो मुझे बेटे की तरह समझते थे। मैरिया की आवाज़ गलगीर हो गई और आँखों में आँसू छलक आए। ओह! नहीं, जूलिया जल्दी से बोली। मैं समझती हूँ, वो बहुत अच्छा आदमी था। उसे फ्रांस की औरतों की बेरारवी नापसंद थी। वो मशरिक़ का इसलिए मद्दाह था कि यहाँ अब भी ख़यालात में पाकीज़गी पाई जाती है। लोग बुराई को बुराई ही समझते हैं। उसे तफ़रीह का नाम देकर इसका प्रचार नहीं करते। ख़यालात के एतबार से शिमरा बेहद मशरिक़ी था। मैरिया के गालों पर 2-4 आँसू ढलक आए और अब जूलिया का सर नींद के दबाव से भारी होने लगा था। अच्छी बात है, वो उठती हुई बोली। अब मुझे मेरी ख्वाबगाह दिखा दो। बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। फिर पता नहीं कैसे अचानक आँख खुल गई। कानों में सीटियाँ सी बज रही थीं और बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे सोते में आसाब पर किसी किस्म का दबाव पड़ा हो। फिर उसने एक चीख सुनी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई और कोई वज़नी चीज़ कहीं फर्श पर गिरी थी। जूलिया ने अपने हैंडबैग में हाथ डालकर आशारिया 2.5 का पिस्तौल निकाल लिया और बिस्तर से उतर आई। ठीक उसी वक्त इमारत के किसी दूर अफ्तारा हिस्से में फायर की आवाज़ आई। वो पिस्तौल संभाले हुए दरवाजे के करीब आ रुकी। अंदाज में ये किसी कदर हिचकिचाहट पाई जाती थी। पूरी इमारत भी तो उसने नहीं देखी थी, लिहाजा इस तरह कमरे से निकल जाना मुनासिब ना होगा। क्या बात है? क्या हुआ? उसने मैरिया की घुटी-घुटी सी आवाज़ सुनी। कमरे से बाहर मत निकलना, किसी ने भारी आवाज़ में कहा। जूलिया की पेशानी पर शिकनें उभर आईं। आखिर चक्कर क्या है? उसने सोचा कि कम से कम उसे किसी को आवाज़ देनी ही चाहिए, वरना उसकी तरफ से ऐसी खामोशी गैर फितरी समझी जाएगी। क्या बात है? यहाँ क्या हो रहा है? उसने ऊंची आवाज़ में कहा। अंदर ही ठहरिए मादाम, वही भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। कोई खास बात नहीं है, इमारत को खाली समझकर कुछ चोर घुस आए हैं। जवाब बड़ी साफ सुथरी इंग्लिश में मिला था। जूलिया निचला होंठ दांतों में दबाकर रह गई। वो यकीनन इन्हीं तीनों घरेलू मुलाजिमीन में से कोई था। ये चीख किसकी थी? जूलिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। और शायद मैंने एक फायर भी सुना था। कोई खास बात नहीं मादाम, हमारा एक साथी जख्मी हो गया है। जवाब मिला। जूलिया ने सोचा ये भी कोई खास बात नहीं कि एक साथी जख्मी हो गया है। अजीब लोग हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो बिस्तर पर बैठी, लेकिन पिस्तौल अभी उसी के हाथ में था। घड़ी पर नजर डाली, 5 बजने वाले थे। यानी जो वाक़या भी हुआ था 4 और 5 के दरमियान हुआ था, जब अमूमन गहरी नींद का दौर होता है। क्या आप बाहर आना चाहती हैं मादाम? राहदारी से आवाज़ आई। हाँ, जूलिया उठती हुई बोली। उसने पिस्तौल बैग में रख दिया और स्लीपिंग गाउन पहनने लगी। दरवाज़ा खोलकर राहदारी में निकली तो मुलाजिमीन में से एक सामने ही खड़ा था। कोई तशवीश की बात नहीं, उसने कहा। हम में से एक के बाजू में खंजर का जख्म लगा है, लेकिन मैंने तो फायर की आवाज़ सुनी थी। हम में से किसी ने किया होगा, उसने लापरवाही से कहा। आखिर बात क्या है? तुम लोग मुझे बताते क्यों नहीं? हम तो सिर्फ मुहाफ़िज़त के लिए हैं मादाम। किसी खास बात का इल्म सेक्रेटरी को ही होगा। उसने सिर्फ कुछ दुश्मनों का जिक्र किया था, दुश्मनी की वजह नहीं बताई थी। वो खामोश खड़ा रहा। मैरिया कहाँ है? जूलिया ने पूछा। अपने कमरे में, शायद वो बहुत ज़्यादा डर गई हैं। मुझे बताओ उसका कमरा कौन सा है? लेकिन नहीं, ठहरो, पहले मुझे जख्मी को देखना चाहिए। जूलिया बोली। अरे वो कोई खास बात नहीं, वो हंसकर रह गया। शायद तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं है, जूलिया ने खुश्क लहजे में कहा। मतलब ये कि मामूली सा जख्म है। खैर आइए, उसे भी देख लीजिए। किचन में बैठा कॉफ़ी पी रहा होगा। जरा सी भी मेहनत उसे कॉफ़ी की तलब महसूस करा देती है। ओह अच्छा, तो मैरिया की तरफ चलो। मैरिया वाकई बहुत खौफजदा थी और जूलिया की आवाज़ सुने बगैर उसने दरवाज़ा नहीं खोला था। मम मादाम, वो हिकला कर रह गई। चोर थे, घर का खाली समझकर घुस आए थे, भाग गए। जूलिया ने उसे तशफ़ी देने की कोशिश की। बैठ जाओ, जूलिया ने उसके शाने पकड़कर बिठाते हुए कहा और खुद भी कुर्सी खींचकर उसके करीब ही बैठ गई। मादाम, मैं बहुत खाइफ हूँ, मैरिया बोली। हमारे आदमियों ने उन्हें मार भगाया है, तुम फिक्र क्यों करती हो? उनमें से कोई चीखा भी तो था और एक फायर भी हुआ था। हाँ, एक जख्मी हो गया है, लेकिन गोली से नहीं, अंधेरे में उस पर खंजर से हमला किया गया था, जूलिया ने कहा। कौन था? मैरिया ने पूछा। ये तो मैं नहीं जानती। जिसने तुम्हारी ख्वाबगाह का रास्ता बताया था, उसी का बयान है। वो कह रहा था कि कोई तशवीश की बात नहीं, बाजू में मामूली सा जख्म आया है और वो किचन में बैठा कॉफ़ी पी रहा होगा।
मैं समझ गई, तारिक होगा। वही कॉफ़ी का कीड़ा है। लेकिन मादाम, ये मामूली चोरों की हरकत नहीं थी। आपको खौफज़दा होने से बचाने के लिए ये बयान दिया गया है। मैरिया बोली। ओहो! तो तुम सच्ची बात बता दो, जूलिया ने कहा। मोसी और शिमरा के दुश्मन, वो उनकी ज़िंदगी में भी कई बार घर में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन मोसी और शिमरा की बेदार मगज़ी की बिना पर उन्हें कामयाबी नहीं हो सकी थी। मैरिया ने कहा। सवाल तो ये है कि ऐसे हालात में उसने पुलिस को मुत्तला क्यों नहीं किया? जूलिया ने पूछा। वो नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर भी फैल जाए। और हाँ, देखिए, आप भी इसका तज़किरा किसी से ना कीजिएगा। सरदार अमान से भी नहीं, जो आपको पहुंचाने आए थे। हद हो गई कि मोसी शिमरा ने अपने वकील से भी इसका जिक्र नहीं किया था। बड़ी अजीब बात है। हालांकि 4 अफराद इससे वाकिफ हैं। मेरा मतलब है कि तुम चारों। इसकी क्या ज़मानत है कि तुम में से कोई इसका तज़किरा किसी से नहीं करेगा? जूलिया ने कहा। वो हम चारों पर एतमाद करते थे और हम में से किसी ने भी इनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। इन्हें आदमियों को परखना आता था और फैसले हतमी होते थे। मैं तो वाकई बड़ी उलझन में पड़ गई हूँ। अब यही देखो कि इन हालात की बिना पर मैं इतनी मगमूम नहीं हो सकी जितनी कि मुझे होना चाहिए था। जूलिया बोली। दुरुस्त है, वो सर हिलाकर बोली। बहरहाल, मोसी और शीमरा की वसीयत नामे में इस पर कुछ ना कुछ रोशनी जरूर डाली गई होगी। मैरिया बोली। पहली फुर्सत में उसे मेरी आमद से मुत्तला कर देना। और अब मुझे उन तीनों के बारे में बताओ जितना कुछ जानती हो। वो बड़ी मूछों वाला सज्जाद है जो आपको यहाँ पहुंचा गया है। जिसका एक कान टूटा हुआ है वो गुलमीर है। और जो जख्मी हुआ है वो तारिक है। तीनों साबिक फौजी और बहुत दलेर हैं। पढ़े लिखे हैं। तीनों रवानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में और कुछ नहीं जानती। अपने बारे में ये बता सकती हूँ कि एक पर्सनल सेक्रेटरी के फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हूँ। किसी की मुलाजमत में रहूँ या ना रहूँ, उसके राज मेरे साथ कब्र ही में जाएंगे। मेरे वालिदैन बेहद शरीफ थे और बचपन ही से मुझे असूल परस्ती की अहमियत समझाते रहे थे। मैरिया ने बताते हुए कहा। ठीक है, तो फिर तुम ये भी जानती होगी कि शिमरा के दुश्मन उससे क्या चाहते थे? यकीन कीजिए मादाम, मोसियो शिमरा ने मुझे भी ये बात नहीं बताई थी। खैर खैर, क्या वकील अब बेदार हो गया होगा? यकीनन। ये लोग बहुत सवेरे उठ जाते हैं इबादत करने के लिए। मैं अभी इससे फ़ोन पर राब्ता कायम करती हूँ। मेरा ख्याल है कि पहले किचन में चलो। ओह अच्छा, अब ये भी मुझे ही देखना पड़ेगा। आपको इन लोगों के हाथों का पका हुआ पसंद नहीं आएगा। वो दोनों किचन में आईं। वो मुलाजिम अब भी किचन ही में था, जिसके बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी। दोनों ने उसकी मिजाज पुरसी की और वो हंसकर बोला। कोई खास बात नहीं, अगर गाफिल होता तो खंजर बाजू की बजाय पहलू में उतर जाता। क्या मैं आपको कॉफ़ी पेश करूं? हम खुद देखेंगे, जूलिया ने कहा। तुम्हें आराम करना चाहिए। शुक्रिया मादाम। वो किचन से निकल गया। क्या नाम बताया था तुमने? जूलिया ने मैरिया से पूछा। तारिक। तुम कहती हो रिटायर्ड फौजी है। आखिर यहाँ कितनी छोटी उम्र में लोग रिटायर कर दिए जाते हैं? पता नहीं, मुझे मोहसिन शिमरा ने यही बताया था। मैरिया नाश्ता तैयार करने लगी और जूलिया उसका हाथ बटाती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। क्या वकील वसीयतनामे लेकर आएगा और जब लाश आखिरी रसूम के लिए अस्पताल में लाई जाएगी तो क्या होगा? उसे क्या करना पड़ेगा? ना कभी उसकी शादी हुई थी और ना ही बेवा होने का इत्तेफाक हुआ था। ऐसी सूरत में वो किस तरह नेचुरल नजर आ सकेगी? कहीं कोई हिमाकत ना सरजद हो जाए। दफादन वो शख्स किचन में दाखिल हुआ जिसका नाम मैरिया ने सज्जाद बताया था। आपकी कॉल है मादाम, उसने बड़े अदब से जूलिया को इत्तला दी। मेरी कॉल? जूलिया ने हैरत से कहा। जी हाँ, शायद सरदार अमान है। ओह अच्छा, वो नेकदिल बूढ़ा। जूलिया ने कहा और सज्जाद के साथ उस जगह पहुंची जहां फोन रखा हुआ था। तुम कैसी हो? कोई दुश्वारी तो पेश नहीं आई? सरदार अमान ने दूसरी तरफ से पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि तुम आखिरी रसूम में शिरकत करोगे। मैं यहाँ तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानती। बेफिक्र रहो, मैंने रात ही से आखिरी रस्म की तैयारियां शुरू करा दी हैं। तुम्हें कोई परेशानी ना होगी। क्या ख्याल है, ताबूत पहले घर लाया जाए या बराह रास्त चर्च में पहुंचा दिया जाए? जैसा तुम मुनासिब समझो। वैसे एक बात समझ में नहीं आती कि शिमरा की मौत की इत्तला अभी तक इसके किसी शनासा को नहीं मिली। मैं लोगों को मुत्तला कर रहा हूँ और वो हैरत जाहिर कर रहे हैं और उन्हें दुख है कि शिमरा की लाश अस्पताल के सर्द खाने में पड़ी रही। मैं इस बारे में क्या बताऊं सरदार अमान, मैं कुछ भी तो नहीं जानती। हाँ ठीक है, वो सिर्फ अपने मुलाजिमों के रहमो करम पर था। खैर, तो मैं किस वक्त आऊँ? 1 घंटे बाद। तो मेरे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हो। मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिलसिला मुनक़ता होने की आवाज़ सुनकर जूलिया ने भी रिसीवर क्रैडल पर रख दिया।
किचन में वापस आकर उसने मैरिया से कहा, कितनी अजीब बात है कि शिमरा के सनासाओं को उसकी मौत की इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने यही कहा था कि जब तक आप यहाँ ना पहुँच जाएं, उनकी मौत की इत्तला किसी को ना दी जाए। सिर्फ वकील और ग्रैंड होटल के मैनेजर को एतमाद में लेने के लिए कहा था, लिहाजा उन दोनों को इत्तला दे दी गई थी। क्या ग्रैंड के मैनेजर से खसूसी ताल्लुकात थे? मैं नहीं जानती मादाम, उन्होंने मुझे इसकी वजह नहीं बताई थी। शिमरान ने यहाँ किस किस्म के फलाही काम किए थे? बहुत तेरे मादाम। मिसाल के तौर पर एक मोहताज खाने ही को ले लीजिए। हमारे यहाँ सरकारी तौर पर ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ बूढ़े और माजूर लोगों की देखभाल हो सके। मोसी और शिमरा ने अपने अखराजात से एक ऐसा मोहताज खाना कायम किया था और यहाँ के मुखय्यर लोगों को मशवरा दिया था कि वो इज्तमाही तौर पर मुल्क भर में ऐसे इदारे कायम करने की कोशिश करें। क्या ज़रूरी है कि हुकूमत ही सब कुछ करती फिरे? अच्छा अच्छा, और ऐसा शख्स गुमनामी में मर गया, उसकी शनासाओं तक को उसकी मौत की खबर ना हो सकी। कितनी अजीब बात है। मैरिया कुछ ना बोली। उसके चेहरे पर ऐसा ही तासुर था जैसे कहना चाहती हो कि उसे भी उस पर हैरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।